नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखें वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस सुपर नेटवर्क या फिर मेटा नेटवर्क कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो देखिए, इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट को कहा जाता है। देखिए, इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या फिर मेटा नेटवर्क कहा जाता है। यह कई नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क में जोड़कर बनाया जाता है। इंटरनेट जो होता है वो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने वाला एक वैश्विक नेटवर्क होता है। उसके बाद चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, नेटवर्क कई कंप्यूटरों का समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेटवर्क को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। नेटवर्क को वर्गीकृत करने का एक तरीका उस क्षेत्र पर आधारित है जिसे वे कवर करता है। नेटवर्क कंप्यूटर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक तरीका है। नेटवर्क भौतिक तारों या फिर वायरलेस तरीके से बनाया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्या है कि सी भाषा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? तो देखिए, डेनिस रिची को दिया जाता है। ठीक है, डेनिस रिची को। देखिए, सी प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित करने का जो श्रेय है वो डेनिस मैक एलिस्टियर रिची को दिया जाता है। डेनिस रिची एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1972 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में सी प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया था। इसका जो मकसद है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में मदद करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा एक कार्यालय पैकेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 ये तो है। उसके बाद WPS ये भी है, लिब्रे ये भी है। ये क्वांटम नहीं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वांटम जो है कंप्यूटिंग में क्वांटम का तात्पर्य होता है क्वांटम यांत्रिकी से, जिसका उपयोग सिस्टम आउटपुट की गणना करने के लिए किया जाता है। भौतिकी में क्वांटम किसी भी भौतिक गुण की सबसे छोटी संभव सतत इकाई होती है। यह आमतौर पर परमाणु या फिर उप परमाणु कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन के गुणों को संदर्भित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या है कि कक्षा में परिक्षेपित पहले भारतीय उपग्रह का यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का जो नाम है वो महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को कम्युनिस्टन यार से एक कोसमोस 3M लॉन्च वाहन का उपयोग करते हुए प्रक्षेपित किया गया था, जो कि एस्ट्राखान ओब्लास्ट में एक सोवियत रॉकेट लॉन्च के द्वारा विकास स्थल है। यह इसरो के द्वारा निर्मित किया गया था और सोवियत संघ के द्वारा सोवियत इंटर कोसमोस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रक्षेपित किया गया था, जिसने मित्र देशों को अंतरिक्ष तक पहुंचने की अनुमति दिया था। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से किसे वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन होगा, तो जॉन फर्नांडिस हो जाएगा। ठीक है, जॉन फर्नांडिस को 2020 के लिए पद्म विभूषण मिला था। देखिए, राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 नागरिक अलंकरण समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के साथ साथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ को उनकी उत्कृष्टता और विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 और 2021 के लिए 7 पद्म विभूषण पुरस्कार, 16 पद्म भूषण पुरस्कार और 122 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन सा? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, तथा यह प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक साल के बाद 1922 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1921 में चयन प्रक्रिया के दौरान भौतिकी की नोबेल समिति ने फैसला सुनाया कि कोई भी नामांकित व्यक्ति अल्फ्रेड नोबेल की उत्तरदान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। उसके बाद जान लीजिए कि नोबेल फाउंडेशन के नियम के अनुसार नोबेल पुरस्कार अगले वर्ष तक आरक्षित किया जा सकता है और इस कानून का पालन किया जा सकता है। नतीजन अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में पुरस्कार जीतने के एक साल बाद 1922 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिएगा कि पर्यावरण के मुद्दों को हरी झंडी दिखाने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन और अल गोर पर अंतर सरकारी पैनल को। देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC और अल्बर्ट अर्नोल्ड
और गोर जूनियर को मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के प्रयासों के लिए और इसके लिए नींव रखने के लिए प्रदान किया गया था। इस तरह के बदलाव का जो मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय। देखिए, नोबेल समिति ने फैसला सुनाया कि पुरस्कार आधे से विभाजित किया जाएगा। IPCC को आधा और अल गोर को आधा प्राप्त होगा इसमें। उसके बाद देखिए, जान लीजिए कि नतीजन क्या होगा कि उन प्रक्रियाओं और कार्यों पर एक स्पष्ट जोर देने में योगदान करने की उम्मीद कर रही है जो दुनिया के भविष्य के माहौल की रक्षा करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है और इस तरह मानव जाति की सुरक्षा के लिए खतरे को कम करने के लिए होता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए क्या कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचोली किसने लिखा था? तो देखिए, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा हुआ है ये। देखिए, विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पाथेर पांचाली जो कि 1955 में इसी नाम से सत्यजीत रे के फिल्म में बनाया गया था। पाथेर पांचाली को व्यापक रूप से ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है। यह बेहतर जीवन की तलाश में ग्रामीण बंगाल में अपने पुश्तैनी घर से वाराणसी तक रॉय परिवार का अनुसरण करता है। साथ वे जिस दुख और नुकसान का अनुभव करते हैं उसके जानने के बंगाली भाषा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय एक भारतीय लेखक थे। पाथेर पांचाली, चंदर पहाड़ और आरण्यक उनकी 3 सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए क्या है कि कौन सा भारतीय वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए फेमस है? तो यहाँ पे गिर हो जाएगा। ठीक है, गिर। देखिए, गुजरात में गिर वन जो कि 523 से अधिक जंगली एशियाई शेरों का घर है, जबकि इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में पालपुर कूनो वन्य जीव अभयारण्य में उन्हें फिर से लाने की योजना है ताकि महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुरक्षित किया जा सके। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में तलाला गिर के पास स्थित एक जंगल राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद जान लीजिए कि इसकी स्थापना 1965 में जूनागढ़ के नवाब के पूर्व निजी शिकार क्षेत्र में हुआ था, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 1412 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से 258 किलोमीटर स्क्वायर जो है पूरी तरह से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित है। उसके जान लीजिए कि 1153 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन्य जीव अभयारण्य के रूप में यहाँ पे संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिएगा कि विश्व में कॉफी यहाँ पे होगा, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्राजील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ठीक है, जिसमें देखिए 35,58,000 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ ब्राजील दुनिया के लगभग 1/3 कॉफी का उत्पादन अकेले करता है। कॉफी जो है बीन्स को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कौन कौन सा? तो अरेबिका, रोबस्टा, उसके बाद लिबरिका और उसके बाद एक एक्सेलेसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 4 प्रकार है कॉफी का। उसके जान लीजिए कि ब्राजीलियाई कॉफी में अरेबिका का जो 69% हिस्सा है, जबकि रोबस्टा में शेष 31% का योगदान देता है। अरेबिका के लिए प्राथमिक बढ़ते स्थान ब्राजील के पूर्वी हिस्से में है, उत्तर में फोर्टालेजा से लेकर के दक्षिण में उरुग्वे की सीमा तक फैला हुआ है। उसके बाद जान लीजिए कि उत्तरी बोलोविया की सीमा पर स्थित रोंडेनिया राज्य रोबस्टा का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए कि होम्योसेपियंस शब्द किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? देखिए कार्ल लिनियस ने दिया था। ठीक है, सी लिनियस ने, मतलब कार्ल लिनियस ने। देखिए, होमोसेपियंस शब्द को कार्ल लिनियस ने गढ़ा था। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 1758 में मानव प्रजाति को होमोसेपियंस नाम दिया था। होमोसेपियंस शब्द के बारे में चलिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए, होमोसेपियंस का मतलब क्या था? बुद्धिमान आदमी। ठीक है, जीनस का मतलब होता है मानव। उसके बाद जान लीजिए कि सेपियंस शब्द सेपियेंट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है तर्क संगत। उसके बाद लिनियस ने 1730 के दशक से 1750 के दशक तक आधुनिक प्राणी विज्ञान वर्गीकरण तैयार किया था। होमोसेपियंस मानव जाति का वैज्ञानिक नाम है। सभी आधुनिक मनुष्यों को होमोसेपियंस प्रजाति में रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिएगा कि अक्टूबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हो जाएगा। देखिए, शशिकांत दास 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 25वें गवर्नर बनने से पहले 15वें वित्त आयोग और G20 में भारत के शेरपा के सदस्य थे। दास ने भारतीय और तमिलनाडु सरकारों के लिए एक IAS अधिकारी के रूप में अलग अलग भूमिकाओं में काम किया है, जिसमें आर्थिक मामले के सचिव, राजस्व सचिव और उर्वरक सचिव के रूप में भी शामिल था इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रीय विकास बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी काम किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि अक्टूबर 2020 तक नीति आयोग के CEO कौन है? तो देखिए अमिताभ कांत हो जाएगा। देखिए, अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वह 1980 बैच से भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल कैडर के सदस्य हैं। उन्होंने द पाथ अहेड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया का संपादन किया और ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी जो कि 2009 में और इनक्रेडिबल इंडिया
2 जो कि सिनर्जीज ऑफ ग्रोथ एंड गवर्नेंस जो कि 2019 में लिखा हुआ था। तो ये सब जो है उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिएगा कि अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए यहाँ पे कौन रहेगा, तो गोटाबाया राजपक्षे हो जाएगा। ठीक है, देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल गोटाबाया राजपक्षे एक पूर्व सैन्य कमांडर वो श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वह 2019 से इस पद पर है। उन्होंने पहले 2005 से लेकर के 2015 तक अपने बड़े भाई पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के अधीन रक्षा और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया, जिससे श्रीलंकाई सशस्त्र बलों को तमिल टाइगर्स के सैन्य हार का सामना करना पड़ा और श्रीलंकाई गृहयुद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद जान लीजिए कि 18 नवंबर 2019 को राजपक्षे को औपचारिक उद्घाटन अनुराधापुर के रुवान वेलिसिया में किया गया था। यह राजपक्ष का पहला निर्वाचित पद है और वह राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले गैर कैरियर राजनेता और पूर्व सैन्य अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिएगा कि नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था। तो ये किया था एडविन लुटियंस ने। देखिए सर एडविन लुटियंस एक अंग्रेज है जिन्होंने कई अन्य युद्ध स्मारक का निर्माण किया और नई दिल्ली के मुख्य योजनाकार वास्तुकार भी थे। महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में आधारशिला रखा था इसका। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक का निर्माण जैसा कि मूल रूप से जाना जाता है 1931 तक चला, जिसे वर्ष नई दिल्ली को औपचारिक रूप से भारत की राजधानी के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिएगा कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिसिली हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिसिली जो है सबसे बड़ा भूमध्य सागरीय द्वीप है जो कि इटली के बूट के पैर के अंगुली से कुछ दूरी पर स्थित है। इसके समृद्ध अतीत को मंदिरों की घाटी जैसे स्थानों में दर्शाया गया है, जिसमें 7 विशाल डोरिक शैली के ग्रीक मंदिरों की अच्छी तरह से संरक्षित खंडहर है और पालेर्मो में एक पूर्व शाही चर्च, कैपेला पलेटिना में बिजान्टीन मोज़ेक है। यूरोपा का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना सिसिली की पूर्वी सीमा पर स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा एक समुद्र है जो कि भूमध्य सागरीय बेसिन से घिरा हुआ है और लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। उत्तर में पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप और अनातोलिया, दक्षिणी में उत्तर अफ्रीका और पूर्व में लेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिएगा कि टकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो देखिए आपका चीन में हो जाएगा। देखिए टकला माकन मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी चीन के दक्षिणी पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में स्थित एक मरुस्थल है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत, पश्चिम में पामीर पर्वत, उत्तर में तियान शान श्रेणी और पूर्व में गोबी रेगिस्तान तक सीमित है। टकला माकन मरुस्थल जो है वो 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि जर्मनी के क्षेत्रफल के लगभग है ये। उसके बाद जान लीजिए कि यह तरीम बेसिन का हिस्सा है जो कि 1000 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर सिल्क रोड की 2 शाखाओं के द्वारा इसे पार किया जाता है क्योंकि यात्रियों ने सूखी बंजर भूमि से बचने का प्रयास किया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये देखिए ये नई दिल्ली में है। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत का सबसे प्रतिष्ठित सरकार के द्वारा वित्त पोषित कला संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में एक आत्मनिर्भर संस्थान है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 19 नवंबर 1985 को एक समारोह में IGNCA मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है, का अनावरण किया था, जिसमें से अलग अलग स्तरों पर अलग अलग घटकों के प्रतीकवाद को स्पष्ट रूप से समझाया गया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा मैगलन जल संधि हो जाएगा। देखिए मैगलन जल संधि जिसे मैगलन चैनल के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिणी चिली में एक प्रचलित समुद्री चैनल है जो मुख्य भूमि दक्षिणी अमेरिका को तिएरा देल फ्यूगो से जोड़ता है। जल संधि अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संबंध है। 1520 में पहली बार पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नेतृत्व में एक स्पेनिश अभियान के द्वारा इसे यूरोपीय लोगों के द्वारा खोजा और गया था। इसके बाद इसे कहा जाता है कि जल संधि को पहले स्वदेशी लोगों के द्वारा कवास्कर सहित डोंगी में नेविगेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम किसकी खाड़ी से निकलता है। तो देखिए जगह मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम निकलता है। देखिए गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। यह एक गर्म और तेज समुद्री धारा है जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत सरकार की कौन सी योजना गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि BPL परिवारों को LPG सिलेंडर की डिलीवरी प्रदान करता है। तो यह उज्ज्वला योजना के तहत।
देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा संचालित एक योजना है जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी से जोड़ना है। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में पहल शुरू किया गया था। योजना का जो लक्ष्य है वो मार्च 2020 तक कम आय वाले परिवारों को 8 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। उसके जान लीजिए कि इस योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में प्रावधान शामिल था। इस दौरान प्रवासी परिवार के साथ विशेष व्यवहार भी किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिएगा कि असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने हेतु प्रेरित करने के लिए जून 2015 में निम्न में से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना शुरू किया गया था? ये था अटल पेंशन योजना हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सरकार ने सभी नागरिकों विशेष रूप से गरीबों, वंचित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को गारंटीकृत योजना प्रदान करके एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लक्ष्य के साथ जून 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू किया। अटल पेंशन योजना निधि जो है नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रशासित किया गया जाता है। ग्राहक की जो मृत्यु की स्थिति में यह योजना ग्राहक के पति या फिर पत्नी को एक गारंटेड पेंशन प्रदान करता है। साथ ही नामांकित व्यक्ति को संचित पेंशन संपत्ति की बहाली भी प्रदान करता है इसके तहत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिए क्या कि दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने इलाके में मोबाइल टावर से निकलने वाली विकिरण की ट्रैकिंग की अनुमति देगा और सरकार के द्वारा परिभाषित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्सर्जन मानदंडों की अनुमापन की यहाँ पे जांच करेगा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ये होगा, ये किसके तहत होगा? देखिए होगा तरंग संचार विधि के द्वारा। देखिए, मोबाइल टावर और ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखिए उत्सर्जन अनुपालन पर सूचना साझा करने के लिए एक वेब पोर्टल तरंग संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा मोबाइल टावर की सुरक्षा और हानि रहितता के बारे में विश्वास और दृढ़ विश्वास पैदा करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है। साथ ही भ्रांतियों को दूर करने के लिए ईएमएफ पोर्टल किसी भी स्थान के पड़ोस में मोबाइल टावर को देखने के लिए एक सार्वजनिक इंटरफेस प्रदान करता है। इसके लिए एक सरल मानचित्र आधारित खोज उपकरण के साथ कोई भी व्यक्ति 4000 रुपये की एक छोटी सी कीमत का ऑनलाइन भुगतान करके किसी साइट पर ईएमएफ उत्सर्जन माप का अनुरोध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम है जो भारत में सड़क परिवहन के विकास से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली है जो कि देश के अधिकांश प्रमुख आर्थिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है। यह एक चतुर्भुज बनाता है जो भारत के 4 सबसे बड़े मेट्रो शहरों को जोड़ता है। कौन कौन सा? देखिए दिल्ली, उसके बाद देखिए कोलकाता, उसके देखिए यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, उसके चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिल्ली उत्तर में, कोलकाता पूर्व में, मुंबई पश्चिम में और चेन्नई मध्य दक्षिण में हो जाएगा। उसके देखिए कि इन सुपर रोड्स का जो मुख्य लक्ष्य है भारत के 4 सबसे बड़े शहरों के बीच यात्रा के समय और दूरी को कम करना है। उसके बाद जान लीजिए कि परियोजना का जो योजना है वो 1999 में बनाई गई थी और 2001 में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का हिस्सा है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की देखभाल करता है। हालांकि रेलिंग, कंधे और उच्च सदस्यता वाले साइनेज जैसे सुरक्षा तत्वों का उपयोग किया जाता है। सिस्टम का अधिकांश हिस्सा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो कांडला बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, तो कांडला वर्तमान में आधिकारिक तौर पर दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। गांधी धाम के करीब गुजरात के कच्छ जिले में एक बंदरगाह और शहर है। यह कच्छ की खाड़ी पर स्थित भारत के प्रमुख पश्चिमी तट बंदरगाहों में से एक है। यह पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से लगभग 256 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में और मुंबई के बंदरगाह के उत्तर पश्चिम में 430 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि कांडला बंदरगाह 1950 के दशक में पश्चिमी भारत के लिए मुख्य बंदरगाह के रूप में भी काम करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट। देखिए 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस को पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट मिला था। उन्हें एनी वुड के नाम से भी जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध थियोफेसिस्ट, नारीवादी कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता भी थी। उन्होंने 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल लीग की स्थापना किया था। उसके बाद जान लीजिए कि 1926 में थियोसॉफिकल व्याख्यान देने के बाद उन्हें विश्व शिक्षित नामित किया गया था। उन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का निर्माण किया और अंततः इसे पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दिया गया, जिन्होंने इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यू डील ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए वेवेल योजना तो था, क्रिप्स मिशन भी था, साइमन कमीशन भी था, ये न्यू डील नहीं था।
देखिए द न्यू डील जो कि 1933 और 1939 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा अधिनियमित कार्यक्रमों, सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं, वित्तीय सुधारों और विनियमों का एक श्रृंखला था। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए क्या है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। देखिए इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। यह किताब देश के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखा गया था। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक सेवारत भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे एक वकील, विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार और महाराष्ट्र क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण नेता बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखिए क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किसके लिए फांसी दिया गया था? तो देखिए काकोरी ट्रेन डकैती के लिए फांसी दिया गया था। ठीक है, देखिए काकोरी ट्रेन डकैती एक ट्रेन डकैती था जो कि 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में हुआ था। इसका आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में उनकी भूमिकाओं के लिए मार डाला गया था। काकोरी की साजिश में उनकी संलिप्तता के लिए 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि हालांकि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को एक ट्रेन डकैती के लिए उन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और क्या हुआ वह ट्रेन डकैती भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भी था। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए क्या है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत किया था? तो देखिए वो जगह इंडियन ओपिनियन अखबार का शुरू किया था। देखिए समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित और डरबन दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित एक सृजित कल्पित राष्ट्रीयता का एक प्रतिनिधि था। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दिया था? तो 42वां संविधान संशोधन ने दिया था। ये देखिए 42वें संशोधन की ये अनुच्छेद 39 43 और 48 को अतिरिक्त निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था। देखिए 42वें संशोधन की अनुच्छेद 39 43 और 48 को अतिरिक्त निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था। यह कहकर कि किसी भी निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने वाले किसी भी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है कि यह किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 42वें संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखिए क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पे कौन था? यहाँ पे कहूँगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक सेवारत भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे एक वकील, विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार और महाराष्ट्र क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण नेता बन गई। 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो अभियान के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने महात्मा गांधी के एक भक्त प्रसाद को कैद किया। 1946 में संविधान सभा चुनावों के बाद प्रसाद संघ सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री बने। उसके बाद देखिए प्रसाद को भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, जिसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर देश की अंतिम संसद के रूप में भी कार्य किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिए क्या है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कौन होगा? तो जीबी मावलंकर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस के लिए अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले गणेश वासुदेव मावलंकर को स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव के बाद 15 मई 1952 को पहली लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें अक्सर दादा साहेब के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता नेता थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष जो कि 1946 से लेकर के 1947 तक संविधान सभा के अध्यक्ष और अंततः भारत की संसद निचले सदन लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उसके बाद जान लीजिए कि पुरुषोत्तम मावलंकर उनके बेटे गुजरात से 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी ब्राजील, इंडिया और दक्षिण अफ्रीका तो है ही। देखिए श्रीलंका ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स में देखिए ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त नाम है ब्रिक्स, जो कि 5 महत्वपूर्ण विकासशील अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है। ब्रिक्स के सदस्य क्षेत्रीय मामलों पर काफी प्रभाव डालने के लिए प्रसिद्ध है। 2009 से ब्रिक्स देशों की सरकारें साल में एक बार आधिकारिक शिखर सम्मेलन आयोजित करती है और 9 सितंबर 2021 को भारत ने वस्तुतः 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था। उसके बाद जान लीजिए कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश से पहले 4 को ब्रिक यानी कि BRIC कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? देखिए वो जगह लॉस बानोस में स्थित है। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस के लॉस बानोस शहर में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है साल 1960 में हुआ था। इसका मकसद जो है गरीबी और भूख को कम करना,
चावल किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना और चावल की खेती को पर्यावरण के लिए सुरक्षित बनाना है। चावल की नई किस्में विकसित करने में इसका अहम योगदान रहा है। उसके बाद जानते हैं देखिए कि 1960 के दशक में हुए हरित क्रांति में इसका अहम योगदान था। इस संस्थान के 17 देशों में कार्यालय है। ठीक है, भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए केंद्र चावल अनुसंधान संस्थान जो कि उड़ीसा के कटक शहर में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो उड़ीसा के कटक में हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए क्या है कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला था? तो यह जगह केएल राहुल को मिला था। ये देखिए केएल राहुल ने 670 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल किया था। ठीक है, आईपीएल 2020 में केएल राहुल किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी थे। टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज का ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया था। आयोजन में शीर्ष बल्लेबाज को इस टोपी को पिच पर पहनाने का सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए क्या कि अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत थे? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अक्टूबर 2020 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दिसंबर 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की संख्या 7 हो गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़ी चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। नवंबर 2023 तक भारत में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 23 परमाणु रिएक्टर चालू था। उसके बाद जान लीजिए कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से वार्षिक विद्युत उत्पादन 2013-14 की 34,228 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 47,971 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिएगा कि सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? तो ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक खेती की गई गेहूं की प्रजाति आम गेहूं यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम को ब्रेड गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। आम गेहूं दुनिया भर में उत्पादित सभी गेहूं का लगभग 95% हिस्सा है। यह सभी अनाजों में सबसे व्यापक रूप से खेती की जाती है और सबसे अधिक मौद्रिक उपज वाला अनाज है। गेहूं एक एलोहेक्सापोलाइड पौधा जो कि गुणसूत्र के 6 समूह के साथ एक समूह है। एलोपोलोजाइलाइड 3 अलग अलग प्रजातियों में से एक है से 2 गुणसूत्रों के 2 समूह ट्रिटिकम से आते हैं और 2 एजुलोप्स स्प्लेटोइड्स संबंधित प्रजातियों से आता है। सब क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिए क्या कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसके साथ गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए होगा कौन? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ये देखिए गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। यह वन्य जीवों को देखने के लिए दुनिया के अग्रणी स्थलों में से एक माना जाता है। इक्वाडोर का एक प्रांत यह अपने तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। इसका अलग थलग इलाका पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता को आश्रय देता है, जिनमें से कई कहीं और नहीं पाया जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1835 में दौरा किया और गैलापागोस प्रजातियों के उनके अवलोकन के बाद में उनके विकासवाद के सिद्धांत को प्रेरित किया। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखिए क्या है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो देखिए किसने दिया था? जोहान्स केपलर ने दिया था। देखिए केपलर के 3 नियम बताते हैं कि कैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में यात्रा करते हैं, कि कैसे एक ग्रह अपने कक्ष में कहाँ है और कैसे ग्रह की कक्षीय अवधि उसके अर्ध प्रमुख कक्ष आकार के समानुपाती समय में समान मात्रा में अंतरिक्ष को आवरण करती है। जोहान्स केपलर के द्वारा 1609 और 1619 के बीच प्रकाशित केपलर के ग्रहों की गति के नियम खगोल विज्ञान में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं को परिभाषित करता है। उसके बाद जान लीजिए कि नियमों के निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को बदल दिया। यह वर्णन करने के लिए कि ग्रह के वेग में उतार चढ़ाव कैसे होता है, वृत्ताकार कक्षाओं और महाकाव्यों को अंडाकार परिक्षेपवक्र के रूप में बदल दिया जाता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।